विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों पर विचार करने के पूर्व हम इसकी पृष्ठभूमि, प्रवृत्तिगत विश्लेषण और प्रवृत्तियों के विकास क्रम को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम क्रमवार इसकी प्रवृत्तियों पर भी विचार करेंगे। हिंदी के इस आरंभिक साहित्य में यानी आदिकाल के साहित्य में धार्मिक और एक तत्व एक दूसरे से घुले मिले हैं। सिद्धों नाथों में ये मिलावट अधिक है। आगे चल कर के रासो साहित्य और विद्यापति में एकता का स्वर अधिक प्रबल हो जाता है। फिर मिलावट का एक दूसरा रूप रासो साहित्य में द्रष्टव्य है, जहाँ वीर और श्रृंगार एक दूसरे से मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा का नाम बहुत सोच समझ करके दिया है। उनकी दृष्टि में इस काल का केंद्रीय साहित्य रासो काव्य है, सिद्ध और नाथों की वाणियाँ नहीं है। ये वाणियाँ धर्म और कर्मकांड के प्रभाव में अधिक है। साहित्य के एक रूप वहाँ बहुत ही कम है। फिर भाषा की दृष्टि से हिंदी वाणियों में जहाँ संस्कृत विभक्ति का अवशिष्ट रूप है से बने रूप ज़्यादा दिखाई देते हैं, वह स्वतंत्र प्रसर्ग अभी विकसित नहीं हुए हैं। फिर आचार्य शुक्ल ने नामकरण में वीर शब्द के साथ में गाथा शब्द जोड़ा है, जो विशेष अर्थ रखता है। गाथा के साथ शौर्य के तत्व जुड़े हुए हैं। वहाँ वीर का प्रेरक भाव अनिवार्य रूप से श्रृंगार है। एकता में वीर और श्रृंगार के अंतर्भाव लगता है कि ईश्वर की परिकल्पना में मनुष्य को सिरजा जा रहा है, महान और उदात्त, वीर और तेजस्वी, जबकि आगे भक्ति काव्य में ईश्वर की मनुष्य के रूप में सिरजा गया। माखन चोरी करते, ऊखड़ में बांधे जाते और प्रिया के वीर में विलपते दिखाई दिए हैं। हिंदी क्षेत्र में व्यापकता और वास्तविकता का परिणाम आदिकाल में हमें प्राप्त होता है, उतना भक्तिकाल और रीतिकाल में हमें नहीं दिखाई देता। आदिकाल के अंतर्गत रासो और जैन साहित्य, सिद्धों की वाणी और विद्यापति पूर्वी क्षेत्र के हैं। नाथ साहित्य तो समूचे उत्तर भारत का एक बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ था। शायद इसीलिए वे घुमंतु प्रकृति के थे। कई अपभ्रंशों के कई जनपदों का संस्कार हिंदी काव्य भाषा के अंतर्मुख हुआ है। इस संदर्भ में एक समस्या बराबर विद्वानों का ध्यान खींचती हुई आई है कि आधुनिक काल की बोलियां राजस्थानी और बिहारी के क्षेत्र में आदिकाल के कवियों की सक्रियता दिखाई देती है, पर पश्चिम और पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में इस अवधि में क्या साहित्य लिखा गया, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस समस्या को बार बार जूझने का उपक्रम किया है। द्वितीय व्याख्यान के आरंभ में वे कहते हैं कि हमने बताया कि इस काल का निर्णय करना कठिन है, पर अवधि और ब्रज भाषा क्षेत्र से उत्पन्न वहाँ की भाषा बोलने वाले लोगों को किस प्रकार साहित्य की रचना की थी, जिसका प्रवृत्ति विकास अवधि और ब्रज भाषा के साहित्य ग्रंथ है, क्योंकि 10वीं से 14वीं शताब्दी के भीतर इन क्षेत्रों में कोई रचना हुई तो उसका प्रमाण हमें अभी तक भी प्राप्त नहीं है। विविधता का कारण यह है कि जिससे हम पाते हैं कि हिंदी संवेदना सीधे सरल रूप से बहुत कम विकसित हुई है। आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का संहार करने में संलग्न दिखाई देता है। बोलियों के रूप में देखें तो कई जनपदों की बोलियां और क्षेत्रीय विशेषताएं समरस हुई है। वैविध्य की समरसता जैसे वहाँ एक दूसरे की सांस्कृतिक विकास प्रक्रिया का मूल सूत्र रही है। आदिकालीन साहित्य के वैविध्य भरपूर है, विषयों का भी है, काव्य रूपों का भी है, काव्य भाषा के आधार पर रूपों का है, पर समरसता की प्रक्रिया उत्तरोत्तर सूक्ष्म स्तरों में पेड़ती गई है। विचार काल, आधुनिक काल में प्रसाद की कामायनी और निराला के तुलसीदास में भी इस प्रकार की भावना मिलती है। एक जगह समरसता, श्रद्धा और ईड़ा की तकरार से उपजती है, तो दूसरी तरफ कवि की प्रिया रत्नावली ही सहसा तुलसी की दृष्टि में माता भारती का रूप ग्रहण कर लेती है। श्रद्धा और ईड़ा, रत्नावली और भारती एक दूसरे से टकराती हुई क्रम से कवि दृष्टि सूक्ष्म और समरस बनती है। राहुल जी के अनुसार हिंदी परंपरा के पहले कवि सिद्ध कवि सरहपा भोग में निर्वाण और काया में तीर्थ देखते हैं। चंद्र बरदाई विद्यापति क्रमशः वीर और श्रृंगार और भक्ति और श्रृंगार के समरस मानते हैं। नाथ परंपरा में राजाओं को योगी बनाती चलती है, क्योंकि तांबा तुम्बा वे देई सूचा, राजा ही है जोगी ऊंचा, तांबा डूबे तुम्बा तीरे, जीवे जोगी राजा मरे।
इस प्रकार की शब्दावली से ये मंतव्य है कि इनमें जो धार्मिकता का जो पुट दिया हुआ है, धर्म साधना में किसी अन्य तत्व के साथ इसको मिलाते नहीं है। शायद यही कारण है जिसे आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में इस लेखन को विवेचन की सीमा से बाहर रखा, क्योंकि उनकी दृष्टि मूलतः उपदेश परक है, क्योंकि यही नहीं धर्म प्रधान है, जैसी व्यंजना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल में पहले व्याख्यान में देते जान पड़ते हैं। आदिकाल में विचारणीय सामग्री के रूप में एक महत्वपूर्ण तत्व है अमीर खुसरो हिंदी का कृतित्व का। उनकी सामग्री भाषा और संवेदना की दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है, वो प्रमाणिकता की दृष्टि से उतनी संदिग्ध। पटियाली जिला एटा के जन्मे अमीर खुसरो ने शिष्ट काव्य रचना फारसी में की, जो प्रमाणिक रूप से सुलभ है, पर नवोदित हिंदवी में लोक शैली की जो रचना है, इसीलिए उसका कोई व्यवस्थित और स्थिर रूप प्राप्त नहीं हो सका है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की यदि हम प्रवृत्तियों पर भी यदि विचार करें, तो आदिकालीन साहित्य के कथ्य और शिल्प की दृष्टि से इस काल का जो साहित्य है वो समकालीन संस्कृत साहित्य के निश्चित रूप से आगे बढ़ा हुआ साहित्य मान सकते हैं। इस काल के साहित्य में धर्म, वैराग्य और श्रृंगारस की धारा वीरस की जीवंत धारा के साथ बहती रही है। पहले पॉइंट के रूप में हम देखें तो आदिकालीन साहित्य व पूर्व परंपरा का विकास है। ये संस्कृत और अभ्रंश भाषा के साहित्यों के समानांतर प्रणीत हुआ, अतः इसका समसामयिक काव्य धाराओं और तत्संबंधी पूर्ववर्ती काव्य परंपराओं से प्रभावित होना अनिवार्य था। आदिकालीन साहित्य को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अभ्रंश का बढ़ावा साहित्य कहा है। इस काल का साहित्य रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ियों और परंपराओं की दृष्टि से अभ्रंश साहित्य से प्रभावित रहा है। कथ्य प्रतिपादन, दूसरा पॉइंट। आदिकालीन साहित्य में नाथों, सिद्धों, जैन संप्रदायों की सात्विक धर्म मनोवृत्तियों का विशद वर्णन हुआ है। रासो काव्य और अन्य श्रृंगारप्रक ग्रंथों में श्रृंगारस की सहज सरलता और हृदयग्राही सहिष्णुता विद्यमान है। काव्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है और राजा महाराजाओं के चरित्र का यशोगान भी पूर्णतः हुआ है। तीसरा पॉइंट, क्रमात्मक प्रवृत्तिगत विश्लेषण। आदिकालीन साहित्य में नारी के प्राकृत श्रृंगार से लेकर उसके मानसिक सौंदर्य तक पहुँचने की प्रवृत्ति विकसित हुई है। प्रेम कथाओं के माध्यम से कथानक रूढ़ियों और परंपराओं का परंपरागत वर्णन, नक्शिक वर्णन, दूती संप्रेषण, संदेश भेजना, प्रेमी प्रेमिका का मिलन, देवी देवताओं के मंदिर और खंडन में मिलन का आयोजन, देवी शक्तियों का हाथ, सुख सुखी के माध्यम से प्रेम का रहस्य उद्घाटन इस काव्य में हुआ है। आगे के कालों में भी इसका प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। चौथा पॉइंट, काव्य में उपनाम लेखन। कवितांश के अनुसार की आशंका में काव्य में कदाचित उपनाम लेखन की परंपरा का प्रचलन भी रहा है। ये प्रथा मध्यकालीन भारतीय साहित्य की सभी भाषाओं के साहित्य में दृष्टिगोचर होती है। उर्दू साहित्य में तो ये प्रथा आज तक प्रचलित है। अपभ्रंश के मुक्तक काव्य के कवि का नाम उपनाम लेखन की प्रथा आज भी मौजूद है। पांचवा पॉइंट, प्रकृति निरूप चित्रण। इस साहित्य में वस्तु वर्णन के अंतर्गत प्रकृति का चित्रण आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में अपनाया गया है। विभिन्न प्राकृतिक वर्णनों के साथ मानव जीवन की रागात्मकता एवं कलात्मक अभिव्यंजना की साहित्य में रचना हुई है। इस काल का वस्तु वर्णन हिंदी के मध्यकालीन प्रवर्ती साहित्य में भी स्पष्टतः देखा जा सकता है। जायसिका, पद्मावत और अन्य काव्यों में ये स्पष्ट रूप से वर्णित है। छठा पॉइंट, कलात्मक अभिव्यंजना। इस काल के कवि की प्रतिभा का विस्तार नानाविध विषयों तक था। इसका प्रयोग उन्होंने साहित्य में किया। वीर काव्यों में श्रृंगार का वर्णन, अभ्रंश साहित्य में श्रृंगार का वर्णन, लोकाश्रयी साहित्य में खुसरो की मुकरियों, अनुरंजनात्मक साहित्य जिसमें ज्ञान की विविधता का आभास मिलता है। इस प्रकार का साहित्य मुख्य रूप से ये प्रवृत्तियाँ इन साहित्य में पाई जाती है। सातवां पॉइंट, अभिव्यक्ति शैलियाँ। डिंगल और पिंगल तत्कालीन हिंदी भाषा के प्रचलित दोनों शैलियों की अभिव्यक्ति क्षेत्र में कलात्मक प्रयोग किया गया है। संस्कृत की पांचाली और गौड़ी रीतियों के समान इन दोनों भाषाओं में रासो काव्यों की अभिव्यक्ति का